हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय और ये है आपका क्लास नंबर 14। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मौसम और जलवायु में अंतर। इसके पहले दोस्तों हम लोग देख चुके हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। और आज हम लोग देखेंगे मौसम एवं जलवायु में अंतर क्या होता है। दोस्तों, अगर आप ये अंतर समझ जाते हैं तो आपको मौसम और जलवायु का डिफिनीशन भी यानी कि उसका अर्थ भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं मौसम एवं जलवायु में अंतर। मौसम एवं जलवायु में निम्न अंतर है। पहला देखिए, मौसम में प्रतिदिन परिवर्तन होता है जबकि जलवायु कम से कम वर्ष भर के मौसम का औसत होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो मौसम होता है वो प्रतिदिन बदलता रहता है, लेकिन जो जलवायु होती है वो एक जो मौसम होता है उसका एक औसत होता है, वो क्या होती है, जलवायु होती है। क्लियर। आगे हम चलिए देखते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, मौसम एक लघु क्षेत्र से संबंधित होता है जबकि जलवायु दीर्घ क्षेत्र से संबंधित होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो मौसम होता है वो एक स्मॉल एरिया से संबंधित होता है जबकि जो जलवायु होती है वो दीर्घ एरिया से संबंधित होता है। अब यहाँ पर देखिए नंबर 3 है, मौसम की प्रकृति अस्थायी होती है, जलवायु की प्रकृति अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होती है। दोस्तों देखिए, मौसम जो है बदलता रहता है लेकिन जलवायु जो होती है वो ज़्यादा दिनों तक अस्थायी रहती है, यानी कि उसकी अपेक्षा मौसम की अपेक्षा ये अधिक अस्थायी होती है। क्लियर। यहाँ पर देखिए, मौसम के अंतर्गत अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है, जलवायु के अंतर्गत दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो मौसम होता है वो थोड़े समय के लिए जो उसकी वायुमंडलीय दशाएं हैं उसका अध्ययन हम करते हैं मौसम के अंतर्गत, लेकिन जो जलवायु होती है उसमें बहुत लंबे समय तक के जो भी वायुमंडलीय दशाएं उस समय की होती हैं उसका अध्ययन किया जाता है जलवायु के अंतर्गत। क्लियर। यहाँ पे देखिए, मौसम के अंतर्गत नंबर 5 पे, मौसम के अंतर्गत जलवायु का विभेदीकरण कर अध्ययन किया जाता है जबकि जलवायु में भी विभिन्न मौसमों का समेकन होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो मौसम होता है, मौसम के अंतर्गत जलवायु का विभेदीकरण कर अध्ययन किया जाता है, यानी कि जलवायु के अंतर्गत जो भी अलग अलग तरह के मौसमी दशाएं होती हैं उसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे मौसम के अंतर्गत ही जलवायु के विभेदीकरण कर अध्ययन किया जाता है जबकि जलवायु में विभिन्न मौसमों का समेकन होता है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, मौसम एवं जलवायु में अंतर। एक जलवायु के अंतर्गत अलग अलग तरह के मौसम आते हैं लेकिन मौसम जो होता है वो बहुत ही अल्पकालिक होता है। इसके पहले हम लोगों ने देखा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्राकृतिक प्रदेश। प्राकृतिक प्रदेश से तात्पर्य एक ऐसी विस्तृत प्राकृतिक क्षेत्रीय इकाई से है जिसकी सीमा के अंतर्गत नियत भौतिक लक्षणों में औसत आंतरिक समरूपता दृष्टिगत होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें भारत के प्राकृतिक प्रदेश से क्या तात्पर्य दोस्तों, ऐसी विस्तृत प्राकृतिक क्षेत्र इकाई यानी कि क्षेत्रीय इकाई, यानी कि उससे संबंधित जो भी भौगोलिक दशाएं हैं वो क्या होती है, प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आती हैं, जिसकी सीमा के अंतर्गत नियत भौतिक के लक्षणों में औसत आंतरिक समरूपता दृष्टिगत होती है। तो दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों से लेकर दक्षिण के उष्णकटिबंधीय सघन वनों तक फैला हुआ है। तो दोस्तों, आपको बताइए कि हमारा जो भारत देश है उसका क्षेत्रफल, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि इसका क्षेत्रफल क्या है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हिमालय की जो बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं वहां से लेकर के दक्षिण के उष्णकटिबंधीय सघन वनों तक इसका विस्तार माना जाता है, यानी कि फैला हुआ है। और दोस्तों, भारत को 4 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है। इसमें देखिए, पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर का पर्वतीय भाग। तो उत्तर के पर्वतीय भाग के विषय में हम लोग थोड़ा जानते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी, पूर्व से लेकर के पश्चिम में विस्तृत सबसे बड़ी पर्वतमाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय। यह विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी है। यह प्राकृतिक प्रदेश अन्य प्रदेशों की तुलना में सर्वाधिक उच्चस्थ है, यानी कि उच्च स्थल है।
उत्तर के पर्वतीय भाग को सूक्ष्म वर्गीकरण के आधार पर इन्हें 3 उपभागों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि जो उत्तर का पर्वतीय भाग है उन पर्वतीय भागों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहले में आता है महान हिमालय, दूसरे में आता है मध्य हिमालय और तीसरे में आता है शिवालिक श्रेणी। क्लियर, यानी कि शिवालिक हिमालय। तो ये 3 उपभागों में विभाजित किया गया है उत्तर के पर्वतीय भाग को। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बस इतना रटने की, इतना डिटेल जाने की आपको बहुत आवश्यकता नहीं है। तो जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उतना पर्याप्त है। अगर आपको इन सब में से केवल 2-2 लाइन भी याद रहेगा ना, तो वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही सही है। क्योंकि दोस्तों आपके में तो विस्तृत क्वेश्चन तो आते नहीं है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं, अति लघु उत्तरीय आते हैं, बहुविकल्पी आते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन के लिए इतना बहुत पर्याप्त है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे दूसरा है उत्तर का पर्वतीय भाग हम लोगों ने देख लिया। अब हम दूसरा देखेंगे मध्यवर्ती मैदानी भाग। क्लियर। यहाँ पे देखिए मध्यवर्ती मैदानी भाग में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। यानी कि जो मैदानी भाग है वो नदियों द्वारा लाए गए जो भी अवसाद है उससे बने हैं, और इसका विस्तार पश्चिम में सतलज नदी से पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी लगभग 2500 किलोमीटर तक है। विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर इस मैदान को 4 भागों में बांटा जा सकता है: भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। तो इस तरह से दोस्तों जो अलग अलग क्षेत्रों में ये जो नदियां मैदान का निर्माण करती हैं, अपने साथ जो भी अवसाद बहा के लाती हैं, तो इससे अलग अलग तरह के मैदानों का निर्माण होता है। और ये सारे मैदान जो हम लोगों ने यहाँ पे 4 भागों में देखा, तराई प्रदेश, भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश, ये चारों ही मध्यवर्ती मैदानी भाग के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। तो दोस्तों अगर आपसे ये पूछ ले मध्यवर्ती मैदानी भाग में कौन कौन से प्रदेशों में बांटा गया है, तो आप इन्हीं चारों का नाम लिखेंगे। क्लियर। ऐसे ही आपके यहाँ पे देखिए आपको बहुत ज़्यादा विस्तृत क्वेश्चन तो आने नहीं है, तो आपको ये सारे जो भी पॉइंट आपको याद होने चाहिए और साथ ही इसके जो मेन पॉइंट है वो भी याद होने चाहिए। क्लियर। यहाँ पे देखिए नंबर 3 है दक्षिण का पठारी भाग। दक्षिण का पठारी भाग प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है एवं त्रिभुजाकार आकृति में है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इस भू क्षेत्र में लाल पीली काली मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दक्षिणी जो भी पठारी भाग है ये किसके अंतर्गत आते हैं, वो हमारा जो प्राचीन गोंडवाना लैंड के अंतर्गत हमारा देश जो है वो स्थित है। तो यहाँ पर गोंडवाना भाग का ही एक त्रिभुजाकार आकृति है दक्षिण का पठारी भाग, जो इसकी ऊंचाई जो पठारी भाग की ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर है। और इस भू क्षेत्र में लाल पीली काली मिट्टी, यानी कि यहाँ पे देखिए लाल पीली और काली मृदा पाई जाती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों मेघालय एवं दक्षिणी पठारी प्रदेश अन्य स्थानों पर रहने वाली जो भी जनजातियां वो झूम की कृषि कर अपनी आजीविका चलाती हैं। तो दोस्तों इसमें जो भी क्षेत्र आते हैं उसमें हम देखें मेघालय का क्षेत्र हो या दक्षिणी पठारी प्रदेश जितने भी हैं उन सब में जो जनजातियां निवास करती हैं वो झूम कृषि करती हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी चीज़ समझनी है कि झूम कृषि है क्या। दोस्तों जो जनजातियां होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके निवास करती हैं, अपना आजीविका चलाती हैं। तो वो क्या करती हैं, एक जगह पे जो भी जंगल वगैरह होते हैं उसको काट करके वहाँ पे कृषि योग्य भूमि तैयार करती हैं और वहाँ पर वो कृषि करती हैं। और जब उस जमीन की उपजाऊ शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है तो वो उस दूसरी जगह पे जाकर इसी तरह से फिर से ज़मीन को साफ करेंगी, फिर से उस पर कृषि कार्य करते हैं ये जो जनजातियां होती हैं। तो इस खेती को यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके खेती करना, उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे फिर से खेती करना, वो किस तरह की खेती कहलाती है, झूम खेती कहलाती है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए नंबर 4 है तटवर्ती मैदान व द्वीप समूह। दोस्तों प्रादीपीय पठारी भाग के पूर्व व पश्चिम में 2 सकरे तटीय मैदान मिलते हैं। इस तटीय मैदान का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। ये देखिए आपका इंडिया का मैप है और यहाँ पर देखिए ये आपका गुजरात होता है और यहाँ पे आपका महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल और उसके नीचे हो जाता है तमिलनाडु। तो यहाँ पे आपका गुजरात से लेकर के
गोवा तक का जो क्षेत्र है वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे कर्नाटक से लेकर के केरल तक का जो क्षेत्र है वो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और फिर इधर आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और फिर इधर आपका उत्तरी सरकार तट जो होता है वो होता है आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो ये आपके उत्तरी सरकार तट आपके इसमें हम लोग पढ़े हैं और कोरोमंडल तट पढ़े हैं, ये दोनों हैं, ये उत्तरी सरकार तट और ये कोरोमंडल तट। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत के द्वीपीय भाग में अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप समूह प्रमुख हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ रहे थे, ये चौथा आपका पॉइंट क्या था कि तटीय मैदान व द्वीप समूह। तो द्वीप समूह में आपको पता है कि भारत में जो द्वीप समूह है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप जिसपे हमारे देश की जनसंख्या निवास करती है। क्लियर। तो यहाँ पर हम आज आपका अध्याय नंबर 3 यहाँ पे समाप्त होता है। और दोस्तों जिन भी भाई बहनों ने टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप नहीं डाउनलोड किया है वो डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें आपके जितने भी चैप्टर समाप्त होंगे उन सब के आपको टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। तो आप उससे ज़रूर टेस्ट दीजिए, जिससे कि आपको ये पता चले कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आपका साथ ही साथ तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके हमें बताइए। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।